केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर आते ही फिर से एक ऐसा मुद्दा उठ खड़ा हुआ है जिसने न सिर्फ केरला में बल्कि पूरे देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये सीधा चैलेंज है उस कहानी को जिसे सालों से केरला में नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, बीफ ईटिंग की कहानी। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। अनुराग कश्यप ने कहा कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है और साथ में बीफ परोटा उसको बेस्ट बता दिया। And beef parota is the best. So only parota? Beef parota. Beef. Do you watch Kerala It's coming. Kerala Fight? Kerala story. Bullshit thriller. प्रकाश राज ने हिंदू सेंटिमेंट्स को मॉक करते हुए बीफ खाते हुए अपनी फोटो शेयर की और कहा इसमें गलत क्या है। केरला में बीफ खाना तो हजारों साल पुरानी परंपरा है। केरला आओ, बीफ खाओ। खुद केरला के सीएम केरला स्टोरी को टारगेट करते हुए बीफ कल्चर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। Earlier, the Kerala Education Minister V. Sivankutty took to social media Facebook to post an insulting post towards supporters of the film, including the makers of this movie. In this post, he said, and I quote, "While you eat cow dung, we eat beef." Before that, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan called the movie a poisonous propaganda. इसके बाद एक से एक इन्फ्लुएंसर सामने आने लगे, केरला स्टोरी को मॉक करते हुए वीडियो बनाने लगे। Hi. Hello. We both are from Kerala. We born in two different Hindu families. We are making this video to dedicate our meal for an entire team of Kerala story 2. Yeah, Kerala story 2. We are eating beef today. Yeah, we are eating beef. We do cook beef. We love eating beef. लोग खुले तौर पर कहते दिखे कि हम केरला में बीफ बड़े आराम से खाते हैं और आयरनी ये है कि इनमें से कई तो हिंदू थे। हमेशा से नैरेटिव यही बनाया गया कि केरला हमेशा से ऐसा ही था। उल्टा सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए इसी नैरेटिव को हथियार बनाकर मॉक किया जाता है। But one of that is come to Kerala, have paratha with. It's not coming from a non-Hindu. It is not coming from a non-Hindu at all. Your ancestors died to protect it, and you are using it to taunt your own people. आज केरला में बीफ कंजम्पशन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। पॉलिटिकल रैलीज में लीडर्स बीफ खाते हुए दिखते हैं। There's news is coming in from Delhi where NCP workers are to hold a beef party at the Kerala House. केरल में गौ हत्या कर बीफ पार्टी करने पर कांग्रेस पार्टी फंस गई है। इनफैक्ट कांग्रेस कम्युनिस्ट नेता तो छोड़िए, कई बार बीजेपी के लोकल केरलाइट लीडर्स भी बीफ खाते हुए दिखे। यूपी में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ बीजेपी की योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो केरल में पार्टी के नेता विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए अच्छे बीफ का वादा कर रहे हैं। केरल के मल्लापुरम सीट से बीजेपी उम्मीदवार एन शिवप्रकाश ने कहा, मेरी तरफ से कोशिश होगी कि साफ सुथरे बूचड़खाने और अच्छी क्वालिटी के बीफ की सप्लाई सुनिश्चित हो। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे बीफ कल्चर केरला की पहचान बन गया है? कैसे एक भूमि जिसे परशुराम की भूमि कहा जाता था, वहीं बीफ कल्चर नॉर्मल हो गया है? दशकों से केरला को प्रोग्रेसिव स्टेट बताने के नाम पर उसकी पूरी आइडेंटिटी खत्म कर दी गई है। लेकिन क्या ये सच में केरला की ओरिजिनल आइडेंटिटी थी या फिर इसे धीरे धीरे बदला गया है? आइए इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में खोजते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि कैसे केरला की ओरिजिनल आइडेंटिटी को सिस्टमैटिकली बर्बाद किया गया, हमें केरला का असली इतिहास जानना पड़ेगा। क्योंकि जो केरला आज आपको दिखाई देता है, ये वो केरला नहीं है जो हजारों साल पहले बनाया गया था। देखिए, एंशिएंट इंडियन लेजेंड्स के अनुसार केरला की शुरुआत एक हिंदू सिविलाइजेशनल ऑर्डर के रूप में हुई थी। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। हिंदू पुराणों के अनुसार केरला की शुरुआत को लेकर एक कहानी काफी प्रचलित है। भगवान परशुराम, जो विष्णु के एक अवतार के रूप में माने जाते हैं, उन्होंने राक्षसों का 21 बार संहार किया था और इन 21 संहारों में बहुत रक्तपात हुआ था, जिसके बाद उन्हें लगा कि उनसे भारी हिंसा हुई है और इसके प्रायश्चित के रूप में उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की थी। उन्होंने समुद्र से भूमि देने की विनती की थी ताकि वहां पर एक नया धर्म आधारित समाज बसाया जा सके। और इसके बाद उन्होंने समुद्र में अपना फरसा फेंका और समुद्र पीछे हट गया। जहां तक समुद्र पीछे हटा वो भूमि बन गई।
उसी भूमि को आज केरला कहा जाता है। इसी कारण से केरला को परशुराम क्षेत्रम कहा गया, यानी कि परशुराम की भूमि। इस भूमि पर 64 ब्राह्मण परिवारों को बसाया गया। यहीं से केरला हिंदू सिविलाइजेशन की पहली नींव बन गई और बाद में इसे ही गॉड्स ओन लैंड कहा जाने लगा। कुछ समय बीता और फिर 300 BCE से लेकर 300 CE के बीच में संगम पीरियड आ जाता है, जिस समय चेराज रूलर्स थे। चेरा डायनेस्टी का जिक्र मौर्यन सम्राट अशोक के 3rd सेंचुरी BCE के एडिक्ट्स में मिलता है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में उन्हें केतालापुत्र यानी कि केरला पुत्र कहा गया है। रोमन सोर्सेज उन्हें केरोबोथरा या फिर केलेबोथरा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि तमिल टाइटल चेरामान के अलावा उनका संस्कृत टाइटल केरल पुत्र भी था। चेरा किंग्स जो थे वो वैदिक कल्चर के पक्के अनुयायी थे। संगम एज का ग्रंथ पाथीत्रुपातु जो चेरा राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया है, उसकी पोयम नंबर 21 में स्पष्ट लिखा है कि चेरा किंग्स जो थे वो वैदिक यज्ञ करते थे और पवित्र अग्नि में आहुति देते थे। पाथीत्रुपातु के एपिलॉग्स में यह भी वर्णन मिलता है कि चेरा राजाओं ने गॉडेस कनग्गी की मूर्ति को उत्तर भारत में पवित्र गंगा के जल से स्नान करवाया था। और इसी बात से पता चलता है कि उस समय केरला के लोग गंगा के स्नान को कितना पवित्र मानते थे, बिल्कुल आज के हिंदू समाज की तरह। ऊपर से वो गाय को बहुत पवित्र मानते थे और इसी कारण से गौ हत्या वहां पर स्पष्ट रूप से बैन था। देखिए, वो प्राउड हिंदू थे, इसलिए गौ हत्या पर पाबंदी तो होगी ही, पर सिर्फ यही रीजन नहीं था। आपको बता दूंगा केरल पूरी तरीके से एक एग्रीगेरियन सोसाइटी था, यानी कि खेती पर निर्भर था। 90% से ज्यादा लोग खेती करते थे। उस समय ट्रैक्टर नहीं होते थे, खेत जोतने के लिए बैल चाहिए होते थे, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए गाय का गोबर चाहिए होता था। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स रोजमर्रा की जरूरत थे और इसका मतलब साफ था कि गाय उस समय सिर्फ रिलीजियस सिंबल नहीं थी, वो इकोनॉमिक बैकबोन थी। अगर उस समय ये मवेशी खत्म हो जाते तो खेती खत्म हो जाती और खेती खत्म हो जाती तो समाज टूट जाता। केरल में उस दौरान कई बड़े मंदिर बने। 4th सेंचुरी CE के बाद संगम एज का पतन हो जाता है। तब तक केरल में सेटलमेंट्स पूरे रीजन में फैल चुके थे और कई बड़े मंदिर स्थापित हो चुके थे। धार्मिक जीवन और टेंपल सिस्टम मजबूत हो चुका था। धीरे धीरे यहाँ छोटे छोटे राज्य और क्लैंस उभर कर आ रहे थे। कालीकट के झामोरियन रूलर्स, कोचीन रूलर्स और ट्रावनकोर रूलर्स जैसे हिंदू किंग्स केरला के शासक बन रहे थे। इन राजाओं के राज्याभिषेक में एक शपथ ली जाती थी कि ब्राह्मण और गायों की रक्षा करेंगे। इससे आप समझ सकते हो कि गाय को किस उच्च स्तर का दर्जा मिला हुआ था उस समय केरला में। और यही नहीं, आप नायर जाति के योद्धाओं की बात कर लो जो केरला की एक वॉरियर कम्युनिटी थी। इनकी ट्रेनिंग कलारीपयट्टू में होती थी जो कि एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। ट्रेनिंग के दौरान शपथ ली जाती थी रक्षा गौ ब्राह्मणश्च। इसका सीधा मतलब है गाय और ब्राह्मण की रक्षा, यानी कि सैनिकों का पहला कर्तव्य ये था कि गाय और धर्म की रक्षा करें। पोर्टुगीज राइटर दुराते बारबोसा ने अपने वर्णन में केरला के सामाजिक नियमों का जिक्र किया है, जहां गाय को ऊंचा दर्जा दिया गया है। और ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ ही सालों तक रहा था। केरल में यह परंपरा लंबे समय तक चली थी। 15th सेंचुरी में पर्शियन एनवॉय अब्दुल रज़ाक कालीकट आया था। अब्दुल रज़ाक तैमूर प्रतिनिधि था जो भारत के दक्षिणी राज्यों का वर्णन करने आया था। उसने अपने ट्रैवल अकाउंट में लिखा है कि गाय को मारना या उसका मांस खाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था और इसके लिए कठोर दंड दिया जाता था। इस बात से आप समझ सकते हो कि गाय को किस स्तर का दर्जा दिया गया था केरल में। सेम ऐसे ही पोर्टुगीज ट्रैवलर दुराते बारबोसा ने भी अपने ट्रैवल बुक में लिखा है कि काउ किलिंग उस समय पनिशेबल ऑफेंस था। इसी तरीके से फ्रेंच ट्रैवलर पायराट द लेवल ने भी केरला के लोगों के द्वारा गाय को दिए जा रहे सम्मान का उल्लेख किया है। इनफैक्ट आथ्यमाला, जो कि एक मलयालम भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे लेखक कुट्टारथिल शंकुन्नी ने लिखा है, इसमें केरल की कई ऐतिहासिक कथाएं और लोक कथाएं संकलित हैं। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि कोचीन के प्रसिद्ध राजा राम वर्मा शक्तन थम्पुरन ने एक अपराधी को, जो कि एक मोपला का मुस्लिम था, शिवरात्रि के पवित्र दिन गाय की हत्या करने के अपराध में मृत्यु दंड दिया था। यह भी कहा जाता है कि कोचीन राज्य का नाम ही गायों के नाम पर पड़ा था, जिसे पहले गौश्री राज्य कहा जाता था, जिसका अपभ्रंश होते होते कोचीन हो चुका है। पर अब सवाल यह उठता है कि जिस केरल में गौ हत्या इतना बड़ा ऑफेंस था, वहां ये सब कुछ उल्टा कैसे हो गया? देखिए, ऐसे तो केरला में इन ब्रॉडर सेंस ये जो बदलाव है ये 1900 से आया था, लेकिन सोसाइटी में इस बदलाव की जो नींव थी वो 5वीं शताब्दी में रख दी गई थी। समझाता हूं कैसे। आज जो सीरियन क्रिश्चियंस केरला में हैं, उनका मूल स्थान मिडिल ईस्ट था। मिडिल ईस्ट यानी आज का इराक, सीरिया, ईरान और उसके आसपास का इलाका। 5वीं शताब्दी के आसपास ना क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बड़ा धार्मिक विवाद खड़ा हो जाता है। प्रश्न ये था कि जीसस की प्रकृति क्या है? क्या वो पूरी तरीके से ईश्वर हैं या वो पूरी तरीके से मनुष्य हैं या दोनों हैं? अब इस मुद्दे पर चर्च के बड़े बड़े नेताओं के बीच में गंभीर मतभेद हो जाता है। 431 AD 431 AD में काउंसिल ऑफ एफेसस नाम की एक बड़ी बैठक होती है। इस बैठक में एक बड़े धर्मगुरु नेस्टोरस, उनकी शिक्षाओं को गलत घोषित कर दिया जाता है। जो लोग उनकी बात मानते थे उन्हें मुख्य चर्च से अलग कर दिया जाता है।
इसके बाद रोमन एम्पायर के नियंत्रण वाले इलाकों में सीरियन क्रिश्चियंस, जो कि नेस्टोरियस की बातों को मानते थे, उनके ऊपर दबाव बढ़ने लगता है। उन्हें पदों से हटाया जा रहा था, उन पर शक किया जा रहा था और कई जगह उन्हें खुले रूप से धर्म पालन करने में ना कठिनाई भी हो रही थी। अब इस सबसे तंग आकर ना बहुत सारे लोग जो हैं पर्शिया की तरफ पलायन कर देते हैं, क्योंकि पर्शिया उस समय रोम का दुश्मन था। लेकिन वहां पर भी इनका परसिक्यूशन रुकता नहीं है, क्योंकि जब भी रोम और पर्शिया की लड़ाई का माहौल बनता तो पर्शियन शासक क्रिश्चियंस के ऊपर शक करने लगता। और उनका शक जायज भी था। उनका शक ये था कि कहीं ये जो क्रिश्चियंस हैं ये रोम का समर्थन तो नहीं करेंगे। अब इस सब के बाद ना कुछ सीरियन क्रिश्चियन ग्रुप्स ने ये सोचा कि उन्हें एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर वो शांति से रह सके। अब इंडिया से अच्छी जगह और क्या हो सकती थी शरण लेने के लिए। अब उन लोगों को समुद्री रास्तों के बारे में जानकारी थी, वो पढ़े लिखे लोग भी थे, संगठित भी थे, तो वो साउथ इंडिया खासकर केरला के तटीय इलाकों पर पहुंच जाते हैं। उस समय वहां ना हिंदू रूलर्स का शासन था और उन्होंने उन्हें अपना लिया। अब 9वीं शताब्दी के आसपास कुलियन क्षेत्र में तरीसापल्ली कॉपर प्लेट्स मिलते हैं। इन ताम्र पत्रों में चेरा रूलर का नाम मिलता है, जिसे आमतौर पर स्थानु रवि वर्मा के साथ जोड़ा जाता है। इन दस्तावेजों में एक क्रिश्चियन लीडर को भूमि और कुछ अधिकार दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये था कि सेटलमेंट राजा की अनुमति से हुआ था। अब सवाल ये है कि केरला के राजा ने उन्हें स्वीकार किया क्यों? राजा ने उन्हें बसने दिया, लेकिन शर्त साफ थी, जो भी यहाँ पर रहेगा वो स्थानीय नियमों का पालन करेगा। केरला एक हिंदू रूल्ड क्षेत्र है। यहाँ गाय की रक्षा सामाजिक और राजकीय नीति का हिस्सा है। इसीलिए जो भी बाहरी समुदाय यहाँ पर बसता है उसे वहीं के नियम मानने पड़ेंगे और यहाँ पर बीफ खा नहीं सकते, ऐसा भी रूल था। सीरियन क्रिश्चियंस ने वादा किया कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो इस फैसले को मानेंगे। हालांकि आजकल ना एक नई कहानी, एक दूसरी कहानी सुनाई जाती है कि सेंट थॉमस 52 AD में संगम एज के समय केरला में आए और वहाँ के ब्राह्मण्स को उन्होंने कन्वर्ट किया। बेसिकली ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि केरला में क्रिश्चियंस ना बहुत पहले से एग्जिस्ट करते थे और बीफ ईटिंग का कल्चर वहाँ पर कॉमन था। पर आपको ये बता दूं कि आज तक एक ऐसा सिंगल संगम लिटरेचर नहीं मिलता जिसमें क्रिश्चियंस की उपस्थिति का उल्लेख हो। और ऊपर से आपने ये देख ही लिया कि किस तरीके से केरला में कितने राजा हुए जहां गौ हत्या पर सीधे सीधे मृत्युदंड घोषित कर दिया गया था। तो अब तक की स्थिति यही थी कि सीरियन क्रिश्चियंस एक शरण लिए हुए समुदाय थे जो स्थानीय हिंदू व्यवस्था में रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ हालात बदलने लगते हैं। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है। कोझिकोड के समुतेरी में उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन एक शर्त साफ रखी जाती है, आप गाय की हत्या नहीं करेंगे। पर देखिए, यहाँ दिक्कत यह हो गई कि पोर्चुगीज केवल व्यापारी नहीं थे, वे रोमन कैथोलिक मिशनरी भी थे। उन्होंने देखा कि केरला में पहले से एक क्रिश्चियन समुदाय रहता है, लेकिन वो रोम के नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। अब पोर्चुगीज के लिए ना ये अस्वीकार्य हो गया। बताइए, यहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय रहता है और वो रोम के अधीन नहीं है। उनके नजरिए से सच्चा चर्च वही था जो रोम के अधीन हो। इसके अलावा एक और बड़ा अंतर था, पोर्चुगीज खुले तौर पर गौ हत्या करते थे, काऊ मीट खाते थे और उस समय केरला की सामाजिक व्यवस्था में पूरी तरीके से ये सब चीज अस्वीकार्य थी। स्थानीय समाज में गाय को उच्च स्थान प्राप्त था, जबकि पोर्चुगीज के लिए बीफ सामान्य भोजन था। और देखिए, इसी कारण पोर्चुगीज को केरला में काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। उदाहरण के लिए आपको आर्च बिशप मेनेजिस की कहानी सुनाता हूँ। इस नाम का एक मिशनरी केरला के दौरे पर आता है, जिसका मेन उद्देश्य कन्वर्जन और रोमन इन्फ्लुएंस को बढ़ाना था। इसी दौरान अंगमलई में उनके साथियों ने एक गाय को मार दिया। जैसे ही ये बात स्थानीय हिंदू राजा को पता चली, वे बड़े ही क्रोधित हो गए। उन्होंने ये साफ संकेत दिया कि इस प्रकार के व्यवहार के साथ कोई सम्मानजनक संबंध नहीं रखे जा सकते। कुछ स्थानों पर पोर्चुगीज के साथ व्यापारिक संबंधों को सीमित कर दिया गया, लेकिन आर्च बिशप मेनेजिस का लक्ष्य स्पष्ट था। वे केरला के पूरे क्रिश्चियन समुदाय को रोम के अधीन लाना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने सीरियन क्रिश्चियनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिर 1599 में आर्च बिशप मेनेजिस ने साइनॉड ऑफ डायम्पर आयोजित किया। इस बैठक में सीरियन क्रिश्चियन समुदाय के ऊपर दबाव डाला गया। उन्हें कहा गया कि वो रोमन रीति रिवाजों को अपनाएं और उन्हें वापस से काऊ मीट खाने के लिए कहा गया। धीरे धीरे सीरियन क्रिश्चियन समुदाय के एक हिस्से ने अपनी प्रॉमिस तोड़ दी और वो सिमिलर लाइफस्टाइल अपनाना शुरू कर दी जो
रोमन्स अपनाते थे। यहीं से वो मोड़ शुरू होता है जहां धार्मिक और सांस्कृतिक दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे दक्षिण भारत में प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि पहले समाज टेम्पल और हिंदू रूलर्स के नियमों से चलता था, अब कॉलोनियल लॉ लागू हो चुका था, राज सत्ता का अधिकार बदल चुका था, प्रशासनिक ढांचा बदल चुका था। इसी समय केरला के तटीय क्षेत्रों में मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदायों का आर्थिक प्रभाव बढ़ना शुरू हो चुका था। अब ये समुदाय यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में स्पाइस ट्रेड और समुद्री व्यापार पर उनका नियंत्रण बहुत मजबूत हो गया। केरला से वैदिक सोशल ऑर्डर जो था वो काफी हद तक खत्म हो चुका था और यहीं से केरला में बीफ ईटिंग कल्चर नॉर्मल बनने लगता है। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि कॉलोनियल रूल के बाद केरल का पूरा प्रशासनिक ढांचा बदल चुका था। इसी कारण जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की सत्ता कमजोर होने लगी, केरल के हिंदुओं ने कई बार कोशिश की कि केरल की पवित्र भूमि में फिर से गौ हत्या या फिर बीफ ईटिंग पर पूरा बैन लगा दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए। फॉर एग्जाम्पल, आप 1912 की बात कर लो। ट्रैवनकोर की श्रीमूलम पॉपुलर असेंबली में गणपति पिल्लई ने खुलकर मांग रखी थी कि गाय की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस मांग के समर्थन में पिटीशन भी चलाई गई थी और 6000 से ज्यादा लोगों ने उस समय हस्ताक्षर भी किए थे इस पर। उस समय एक बहुत बड़ी संख्या थी। आपको बता दूं कि 6000 की संख्या छोटा अमाउंट नहीं था उस समय, क्योंकि बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे और ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर कुछ बोलना नहीं चाहते थे। और इसी बात से साफ था कि समाज का कितना बड़ा हिस्सा खुद बैन चाहता था, लेकिन बावजूद इसके ब्रिटिश सत्ता ने कोई कानून नहीं बनाया, क्योंकि वो खुद बीफ ईटर थे। 1913 में केजी शेष अय्यर नाम के एक व्यक्ति आए। उन्हें पता चला, उन्हें समझ में आया कि धर्म और आस्था के नाम पर तो भाई अंग्रेज इसको बैन करने वाले हैं नहीं, और इसी कारण से उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरीके से हेल्थ से जोड़कर उठाया। उन्होंने कहा कि अगर स्लॉटर को ठीक तरीके से नहीं किया गया तो बीमारी फैल सकती है और इसीलिए एक पब्लिक हेल्थ का सवाल है। इसके बावजूद फुल बैन पर सहमति नहीं बनी। समय आगे बढ़ा और 1923 में ट्रैवनकोर लेजिस्लेटिव काउंसिल में फिर से रेजोल्यूशन लाया गया। इस बार मामला वोटिंग तक पहुंच गया। 20 वोट बैन के पक्ष में पड़े और 21 वोट विरोध में, यानी कि सिर्फ एक वोट से बैन का प्रपोजल गिर गया। बीफ सपोर्टर्स की तरफ से साफ तर्क दिया गया कि ट्रैवनकोर में सिर्फ हिंदू नहीं रह रहे हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स भी बड़ी संख्या में रहते हैं, और इसीलिए किसी भी एक धर्म की मान्यता को यह सब कुछ कानून बनाकर लागू करना सही नहीं है। लेकिन इस बात पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि जिस केरल में हमने लोगों को बसने दिया, चाहे वो उनके संहार का रीजन हो या फिर उनके व्यापार का रीजन हो, अब उनके कल्चर के चक्कर में यहाँ के नेटिव्स के कल्चर को ताक पर क्यों रखा जा रहा है। 1924 में फिर से मांग उठी, लेकिन इस बार भी कानून नहीं बना। मामला कमेटी को भेज दिया गया और आश्वासन देकर टाल दिया गया। 1927 में कोचीन स्टेट में टी.ए. रामचंद्र अय्यर ने काउ प्रोटेक्शन बिल पेश किया। ये एक ऑफिशियल कोशिश थी, लेकिन इसे भी कमेटी के पास भेज दिया गया और कोई क्लियर बैन लागू नहीं किया गया। 1932 में फिर से रेजोल्यूशन आया। इस बार 14 वोट सपोर्ट में पड़े और 23 वोट विरोध में पड़ गए, यानी कि हार का अंतर और ज्यादा बढ़ गया और इससे यह क्लियर हो गया कि केरल की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल चुकी है। 1947 में देश आजाद हुआ। ट्रैवनकोर और कोचीन मिलकर एक नया स्ट्रक्चर बना और 1956 में मॉडर्न केरला स्टेट फॉर्म हुआ। अब पूरा सिस्टम भारत के संविधान के हिसाब से चलने लगा। संविधान ने भारत के हर स्टेट को स्लॉटर को रेगुलेट करने का अधिकार दे दिया, लेकिन टोटल बैन का अधिकार भी उनके ऊपर छोड़ दिया। अब जहां यूपी और गुजरात जैसे स्टेट्स ने गौ हत्या पर कंप्लीट बैन लगा दिया, लेकिन यहीं से केरल ने एक नया रास्ता चुना और इसका रिजल्ट यह हुआ कि धीरे धीरे केरल के कुछ केरलाइट हिंदूज ने भी बीफ ईटिंग कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। धीरे धीरे केरल के एक बड़े हिस्से की डाइट ही बन गई परोठा और बीफ, और यहीं से केरल का हजारों साल पुराना इतिहास सिर्फ 100 साल में पूरी तरीके से बदल दिया गया। देखिए, जब किसी रीजन का फूड पैटर्न इतना तेजी से बदलता है तो आप मानो या ना मानो, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट होता ही है, और यही अब होने लगा है केरला के साथ। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर्स ऐसा बोल रहे हैं। अब इसे समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि बीफ खाने के नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो 2015 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इंटीग्रल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इन्होंने प्रोसेस्ड मीट को ग्रुप 1 कार्सिनोजन क्लासिफाई किया था। इसका मतलब ये होता है कि साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद हैं और बहुत स्ट्रांग हैं कि प्रोसेस्ड मीट अगर आप खाओगे तो उससे कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर रेड मीट को ग्रुप 2A प्रोबेबल कार्सिनोजन की कैटेगरी में रखा गया। इसका मतलब ये था कि रेड मीट से कैंसर का रिस्क हो सकता है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति रोज 100 ग्राम रेड मीट कंज्यूम करता है
तो कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क लगभग 17% से बढ़ जाता है। और ये ना एक दिन का इफेक्ट नहीं होता, आपने एक दिन खा लिया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पैटर्न का रिजल्ट होता है। अब एक और सिंपल साइंस को समझिए। जब रेड मीट को हाई टेम्परेचर के ऊपर फ्राई या ग्रिल किया जाता है तो उसमें से हेट्रोसाइक्लिक अमाइंस और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन नाम के केमिकल्स कंपाउंड बनते हैं। अब ये कंपाउंड्स जो होते हैं वो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं। डीएनए डैमेज को लॉन्ग टर्म में कैंसर रिस्क से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब यहाँ पर ना एक और फैक्ट देखिए, केरला में बीफ और ओवरऑल मीट का जो कंजम्पशन है वो नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कैपिटा मीट इनटेक ऑल इंडिया एवरेज से ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ केरला कैंसर के मामले में भी तेजी से ऊपर जा रहा है। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर कनेक्शन, इसका निर्णय आप खुद कर सकते हैं। और यही नहीं, NFHS 5 के डेटा के मुताबिक केरला में डायबिटीज प्रेवलेंस इंडिया के हाईएस्ट स्टेट में से एक है। कई रिपोर्ट्स में अडल्ट डायबिटीज रेट 20% से भी ऊपर बताया गया है, यानी हर 5 में से एक केरलाइट अडल्ट डायबिटीज से अफेक्टेड है। अब इसके एग्जैक्ट रीजंस क्या हैं वो डिटेल्ड मेडिकल स्टडी ही क्लियर कर पाएगी, लेकिन ये भी सच है कि हाई रेड मीट इनटेक अगर लो फाइबर डाइट के साथ कंबाइन हो जाए तो कोलन कैंसर का रिस्क जो है ना वो बढ़ जाता है। फाइबर जो है वो डाइजेशन को सपोर्ट करता है और कोलन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर डाइट में फाइबर कम हो और प्रोसेस्ड या रेड मीट ज़्यादा हो तो लॉन्ग टर्म रिस्क इंक्रीज हो जाता है। फ्रीक्वेंट रेड मीट कंजम्पशन से सैचुरेटेड फैट इंटेक भी बढ़ जाता है। हाई सैचुरेटेड फैट कार्डियोवास्कुलर डिजीज और हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ाता है। और केरला में हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर की जो केसेस हैं वो भी नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर है। ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसके रेट्स भी केरला में बहुत हाई हैं। अब ये सब ना कई रीजन से हो सकता है, लेकिन ये लिंक को डिनाई नहीं किया जा सकता कि आज केरला कई लाइफस्टाइल डिजीजेस में बहुत आगे जा रहा है। और इसका एक पॉसिबल रीजन ओवर मीट कंजम्पशन हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली केरला की नेचुरल डाइट ये सब नहीं थी, पर इसके बावजूद आज केरला में एक कल्चर बन चुका है। और आयरॉनिकली ये कल्चर बनाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद हिंदू है। देखिए, आखिरी बात ना बस इतनी सी है कि केरला चेरा किंगडम की भूमि है, ये परशुराम की भूमि है। यहीं से कुलशेखर अजहर और चेरामन पेरुमल नायनर इन जैसे महान संत निकले हैं। यहीं से आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक हुए हैं। मैलपतुर नारायण भट्टाथिरी, संगमाग्रम माधव और नीलकंठ सौम्या जी, इन जैसे इंटेलेक्चुअल्स भी यहीं से आए हैं। वैकम पद्मनाभा पिल्लई, राजा केशवदास, अब चाहे कोई कुछ भी क्लेम करे, केरला का जो हेरिटेज है वो हिंदू सिविलाइजेशनल रूट से जुड़ा हुआ है। और उम्मीद यही रहेगी कि केरला अपने ओरिजिनल रूट्स को समझे, स्पेशली वहाँ का हिंदू, और अपने फ्यूचर के लिए बैलेंस्ड डायरेक्शन को चूज करे। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय को कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमें सपोर्ट करना अगर आप चाहते हैं तो आप UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इनके थ्रू हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।